हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट्स, ताज़ा जानकारियां और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। दोस्तों, इस दीपावली मोदी सरकार लेकर आई है मध्यम वर्ग के लिए एक ऐसा तोहफा जिसकी चर्चा हर घर में हो रही है। जानिए क्या है ये तोहफा जो लाखों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान ले आया है। उत्तर प्रदेश की पंचायतों में अब एक नई पहल की शुरुआत होने जा रही है। पहली बार पंचायत स्तर पर तैनात होंगे आर्किटेक्ट। लेकिन आखिर क्यों और कैसे बदलेगा इससे गांवों का विकास, जानिए आगे। डाकघर की सेवाएं अब और आधुनिक होने जा रही हैं। अब वहीं से बुक होंगे ट्रेन के टिकट। लेकिन ये सुविधा कब और कैसे शुरू होगी, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में आगे मिलेगी। वाराणसी से बड़ी खबर, पेयजल योजना को लेकर सांसद ने जताई कड़ी नाराजगी। आखिर किस बात पर भड़के सांसद और क्या है जनता की प्रतिक्रिया, इसका खुलासा आगे होगा। और अब भारतीय UPI का जलवा विदेशों में भी। जापान में शुरू होने जा रही है भारत की डिजिटल पेमेंट सेवा, लेकिन इसका असर कितना बड़ा होगा ये जानना दिलचस्प रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। मोदी सरकार ने इस दीपावली मध्यम वर्ग को एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सरकार ने 1 लाख से अधिक नए मकानों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इससे अब तक कुल 10 लाख से ज्यादा आवास स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में मकान महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और ट्रांसजेंडर नागरिकों के नाम पर होंगे। सरकार का उद्देश्य है कि हर मध्यम वर्गीय परिवार को एक पक्का और सुरक्षित घर उपलब्ध कराया जा सके। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। रेल टिकट की प्रतीक्षा सूची को लेकर यात्रियों के लिए नया नियम लागू किया गया है। अब वेटिंग टिकट लेने वाले यात्री स्लीपर या AC कोच में सफर नहीं कर पाएंगे। ऐसे यात्रियों को केवल जनरल कोच में यात्रा की अनुमति होगी। अगर कोई यात्री नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। रेल मंत्रालय का कहना है कि इससे आरक्षण व्यवस्था और कोचों में भीड़ दोनों पर नियंत्रण रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में आई RCTC स्टाफ और यात्रियों के बीच हाथापाई होती दिख रही है। बताया जा रहा है कि यह विवाद टिकट को लेकर शुरू हुआ था जो बाद में झगड़े में बदल गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही रेलवे प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। रेल विभाग ने कहा है कि दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के कामकाज को तेज करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब हर जिले की पंचायत में आर्किटेक्ट तैनात किए जाएंगे जो नक्शों की स्वीकृति प्रक्रिया संभालेंगे। इससे आम लोगों को अपने निर्माण कार्यों के लिए बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण विकास कार्यों में तेजी आएगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। यह कदम स्थानीय स्तर पर विकास की गति को और रफ्तार देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेलवे और डाक विभाग ने त्योहारों के सीजन में यात्रियों को राहत देने की घोषणा की है। अब लोग अपने नजदीकी डाकघर से ही ट्रेन टिकट बुक कर सकेंगे। इस सेवा का उद्देश्य उन यात्रियों को सुविधा देना है जो ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पाते। त्योहारी भीड़ को देखते हुए यह व्यवस्था खासकर ग्रामीण और छोटे कस्बों के यात्रियों के लिए की गई है। सरकार का दावा है कि इससे लंबी लाइनों और टिकट एजेंटों की मनमानी दोनों पर रोक लगेगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक अहम भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में लैब अटेंडेंट के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षण शामिल रहेगा। सरकारी स्कूलों में प्रयोगशाला से जुड़े कार्यों में रुचि रखने वालों के लिए यह शानदार अवसर है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। भारत और चीन के बीच व्यापार को लेकर फिर से तनाव की स्थिति बन गई है। चीन ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। चीन का आरोप है कि भारत की सब्सिडी और टैरिफ नीतियां अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। भारत सरकार का कहना है कि उसकी नीतियां पूरी तरह से वैश्विक व्यापार नियमों के अनुरूप हैं। इस विवाद से दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर असर पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं
अगली खबर की ओर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने एक और सफलता हासिल की है। देश में विकसित कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का 30,000 फीट की ऊंचाई से सफल परीक्षण किया गया है। यह पैराशूट विशेष बलों के लिए बनाया गया है, जिससे सैनिक किसी भी ऊंचाई से सुरक्षित लैंडिंग कर सकेंगे। DRDO ने बताया कि यह प्रणाली पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार की गई है। इस उपलब्धि से भारत की रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता को नई मजबूती मिली है। चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। योगी सरकार ने इस दीपावली इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने EV खरीद और पंजीकरण पर 3 साल की छूट को और बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस कदम से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इससे प्रदूषण घटेगा और निवेशकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। यह योजना उत्तर प्रदेश को हरित ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाने की बड़ी पहल मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री अस्थायी रूप से रोक दी गई है। इनमें गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, खलीलाबाद, नौगढ़ और सिद्धार्थनगर स्टेशन शामिल हैं। रेल प्रशासन का कहना है कि दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। सुरक्षा कारणों से केवल टिकटधारी यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति होगी। त्योहारी सीजन में यह व्यवस्था 25 अक्टूबर तक जारी रह सकती है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी किया है। सतीश धवन स्पेस सेंटर शार में वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीशियन के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवार 17 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों शामिल होंगे। यह अवसर उन युवाओं के लिए है जो देश की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में योगदान देना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाराणसी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सांसद वीरेंद्र सिंह ने पेयजल योजना की समीक्षा के दौरान नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई इलाकों में पाइपलाइन तो बिछाई गई, पर पानी की आपूर्ति अब तक शुरू नहीं हुई है। सांसद ने अफसरों को निर्देश दिया कि 2 दिन के भीतर सारी खामियां दूर की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की योजनाएं जनता तक ईमानदारी से पहुंचना चाहिए। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। 17 अक्टूबर को कानपुर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला दर्ज किया गया, जहां तापमान 18 डिग्री तक पहुंच गया। लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी में भी सुबह के समय ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह से न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। माना जा रहा है कि दीपावली से पहले ही सर्दी की दस्तक महसूस की जाएगी। चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली UPI अब विदेशों में भी विस्तार कर रही है। जल्द ही जापान में भी UPI सेवा शुरू होने जा रही है। भारतीय NPCI और जापान की NTT डेटा कंपनी के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इससे दोनों देशों के नागरिक बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय चार्ज के डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। यह कदम भारत को वैश्विक डिजिटल भुगतान बाजार में और मजबूत बनाएगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने योगी सरकार की प्रशंसा पर उठे सवालों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की राजनीति साफ और ईमानदार है और अच्छे काम की तारीफ करना गलत नहीं। मायावती ने यह भी कहा कि वे हमेशा जनता के हित में काम करने वाली सरकारों की सराहना करती हैं। साथ ही उन्होंने विरोधियों को यह संदेश दिया कि राजनीति में सच्चाई और शालीनता दोनों जरूरी है। उनके इस बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण उभरता दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाराणसी में देश की पहली रोपवे परियोजना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ कुल 148 गोंडोलाएं चलेंगी, जो एक साथ 1302 क्विंटल तक भार वहन कर सकेंगी। रोपवे का पहला फेज कैंट स्टेशन से घोडौलिया तक चलेगा। इससे बनारस के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य है कि इसे अगले वर्ष की शुरुआत में आम जनता के लिए शुरू कर दिया जाए। चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। योगी सरकार ने दीपावली से पहले छात्रों को खुशखबरी दी है। राज्य के 10,28,000 छात्रों के बैंक खातों में 297 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि भेजी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर पात्र विद्यार्थी को बिना भेदभाव लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा जारी रखने में मदद देना है। सरकार का दावा है कि इस बार छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। दीपावली से पहले रेलवे यात्रियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप अचानक ठप हो गई, जिससे यात्री टिकट बुक नहीं कर पाए। ये समस्या देश भर में एक साथ कई घंटों तक रही। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सर्वर पर अत्यधिक लोड के कारण
यह तकनीकी दिक्कत आई। हालांकि अब वेबसाइट सामान्य रूप से काम कर रही है और बुकिंग प्रक्रिया बहाल कर दी गई है। यूपी सरकार ने शहरी निकायों को और मजबूत बनाने के लिए एक नया कदम उठाया है। अब शहरों में ट्रैफिक अभियंता और भी पर्यावरण अभियंता इनकी भर्ती की जाएगी। इस कदम से ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होगा और पर्यावरण संरक्षण को भी राहत मिलेगी। नए नियमों के तहत नगर निगमों में नियंत्रक, स्वच्छता निरीक्षक और नगरपालिका योजनाकार भी तैनात होंगे। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश पालिका सेवा नियमावली 2025 में लागू की जाएगी। दीपावली पर किसानों को एक और बूस्ट मिलने जा रहा है। किसान सम्मान निधि के हमेशा मिलने वाले भुगतान में इस धनतेरस पर मुपार अतिरिक्त 1000 रुपये पावमेन की राशि जोड़ने का निर्णय लिया गया है। यह लाभ उन किसानों को मिलेगा जो पहले से ही इस योजना के अंतर्गत आए हैं। सरकार ने कहा है कि यह कदम किसानों की आर्थिक सुरक्षा और जीवन स्तर को बेहतर करने की दिशा में है। अयोध्या उत्सव को और विशेष बनाने के लिए एक अनूठी पहल की गई है। अब कोई भी व्यक्ति कहीं से भी पैन दिया जला सकता है, मोबाइल ऐप या पोर्टल के जरिए। इस पहल से भक्तों को अयोध्या के दीपोत्सव से जुड़ने का अवसर मिलेगा, भले ही वे शहर में मौजूद न हो। सरकार का कहना है कि यह डिजिटल पहल श्रद्धा और आधुनिकता को जोड़ने का प्रयास है। शिक्षा विभाग में बड़ा सुधार होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक आंगनबाड़ी वर्कर्स और असिस्टेंट्स की भर्ती की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द कदम उठाएं और भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। यह कदम महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देगा और बचपन की शिक्षा को सुदृढ़ करेगा। तो दोस्तों, ये थीं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।